बारिश का कहर। रामप्रकाश नाम का एक आदमी अपनी बीवी सरिता और उसकी 1 साल की बेटी चंचल के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम बस्ती था। वहां के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वे लोग हर प्रकार के अनाज तथा सब्जियां और फल उगाते थे। रामप्रकाश उस गांव में खुद के और लोगों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसकी शहर में बहुत पहचान थी, इसलिए गांव के सभी लोग अपना अनाज रामप्रकाश से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी गांव के लोग चावल और गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिन में ही आप इन अनाजों को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उनके ही गांव में रहने वाला बैजू सुन रहा था। अरे भैया, क्या बात है, आप तो पक्के मकान बनाने की बात कर रहे हो। अच्छा है, सबकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर जाके अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा कोशिश कीजिए कि अच्छा मूल्य मिल जाए। गांव के लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वे सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ते ही जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा। भगवान करे बारिश जल्दी खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने गेहूं और चावल की फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सभी लोग खेत पहुंचे, तब वहां का नजारा देख लोग दंग रह गए। वर्षा के कारण अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा फलों और सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, ये तो अनर्थ ही हो गया। पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लगता है हमें किसी की नजर लग गई। अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? सभी गांव वाले बची खुची फसल वहां से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी कहर बनकर बारिश फिर आ जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ अब ओले भी पड़ने लगे। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पूरी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। अब क्या बेघर भी करना चाहते हो? सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल घर चलते हैं। 1-2 दिन में बारिश चली जाएगी। कुछ दिन का राशन तो बचा ही है, उससे गुजारा कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या करना है। सरिता और रामप्रकाश अपने घर की ओर जाते हैं। तभी वहां देखते हैं कि पानी घुटने तक आ चुका है। उन्हें डर था कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो घर के अंदर भी पानी भर जाएगा। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। पानी तो अंदर तक आ चुका है। चलो सरिता, जल्दी से सामान ऊपर माले पर रख देते हैं, नहीं तो और बर्बादी हो जाएगी। उस रात किसी ने न कुछ खाया और न कुछ पिया। घर के सभी लोग माले पर जाकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। घर के बाहर रामप्रकाश देखता है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। गांव के कुछ लोगों का घर भी ढह चुका था। उन्हें डर था कि कहीं उनका भी घर बारिश के कारण ढह न जाए। सुनिए, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अपना घर कभी भी ढह सकता है। हमें अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा। दोनों अपनी बच्ची को लेकर कहीं और आसरा देखते हैं, लेकिन वहाँ के सभी लोगों की हालत उनकी तरह थी, तो उनकी मदद करता भी तो कोई कैसे करता। कुछ घंटों चलने के बाद रामप्रकाश को एक ब्रिज दिखता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस ब्रिज के नीचे चला जाता है। सरिता, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इसी ब्रिज के नीचे रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होगा। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? लोगों के लिए हम अनाज बोते थे और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या? आज तो थोड़ा बहुत खाना भी है, कल पता नहीं हमें खाना नसीब होगा भी कि नहीं। उस रात रामप्रकाश और सरिता कल की चिंता में पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह जब सरिता चंचल को उठाती है, तब देखती है कि उसका बदन बुखार से तप रहा है। इन दोनों से अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। रो रो कर सरिता का बुरा हाल हो रहा था। उनके लिए ये एक कठिन परीक्षा थी। रामप्रकाश खाने की व्यवस्था करने बाहर जाता है।
तभी उसे पता चलता है कि बाढ़ के कारण जिसका घर नष्ट हो चुका है उसे सरकार की तरफ से खाने पीने को मिल रहा है। वो जैसे तैसे भीड़ में घुसकर खाने के लिए ले आता है। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अब हम क्या करें, कहाँ जाए? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी? इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब मेरी बच्ची की जान पर ही आन पड़ी है। इतना निर्दयी तू कैसे हो सकता है? अमीरों को सुख और गरीबों को दुख तू क्यों देता है? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हमारा क्या होगा? वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपया करके अपने मुंह से अपशब्द ना निकालिए। फिलहाल मैं चंचल के सिर पर गीला कपड़ा रख दे रही हूँ। अरे, आपको चोट कैसे लगी? आपके सिर से तो खून भी बह रहा है। अरे क्या बताऊं, सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए मुफ्त खाना बंट रहा था। मुफ्त का खाना लेने के लिए भीड़ इतनी जमा हो चुकी थी कि बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंच पाया, तभी ये चोट लगी है। सरिता राम प्रकाश के सिर पर रुमाल बांध देती है। तभी अचानक चंचल जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा बच्ची, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है इतना? अरे, इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी से सिर पर पट्टी भी लगा कर देख ली, पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। राम प्रकाश जैसे ही जाने लगा, वैसे ही अचानक बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नजर उस पर और उसके परिवार पर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में ले गए। वहां जाकर चंचल का इलाज भी हुआ और राम प्रकाश के सिर में चोट लगी थी, उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिन बाद सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिला। राम प्रकाश अपने परिवार के साथ गाँव लौट जाता है। वहाँ जाकर वो एक पक्का मकान बनवा लेता है। अब वो पहले की तरह फिर से खेतीबाड़ी करने लगता है। दूसरी ओर सरिता लोगों के लिए टिफिन देने का काम शुरू कर देती है, ताकि फिर कभी ऐसी समस्या आएगी तो उनके पास विकल्प में दूसरा कमाई का जरिया भी होगा। अब दोनों की जिंदगी अच्छी बीत रही है। बहुत समय पहले की बात है। माधवनगर राज्य में एक जैकब नाम का राजकुमार राजा और रानी के साथ रहता था। वो सुंदर चेहरे वाला एवं साहसी नौजवान था। वो एक दूसरे राज्य की राजकुमारी लिली से बहुत ही प्यार करता था। राजकुमारी भी अत्यंत सुंदर थी। कुछ समय के बाद लिली भी जैकब को पसंद करने लगी थी। इस तरह से लिली और जैकब एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। लिली, अब तुम्हारे बिना मुझसे नहीं रहा जाता। मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही तुम्हारे पिताजी से चलकर अपनी शादी की बात कर लूं। लिली जैकब की बात सुनकर बहुत खुश होती है। जैकब राजकुमारी लिली के माता पिता के पास जाता है और उनका हाथ मांगता है। राजा को जब पता चलता है कि उनकी बेटी भी राजकुमार जैकब से बहुत प्यार करती है, तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और 1 महीने के बाद ही उनकी शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शादी की तारीख तय हो जाने के बाद जैकब और लिली दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। वे बस शादी की तारीख के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मगर एक दिन अचानक जैकब के शत्रु राज्य के राजा उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं। जैकब को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। जैकब के शत्रु बहुत शक्तिशाली होने के कारण जैकब को वे युद्ध में हरा देते हैं। जैकब युद्ध में हार जाने के बाद अपने शत्रुओं से अपनी जान बचाने के लिए एक गहरी खाई के पास की नदी में कूद जाता है। नदी में कूदने के बाद वो खाई से नीचे बह रही तेज लहरों के साथ बहते बहते राज्य से बहुत दूर पहुंच जाता है। उसके सिर पर खाई से गिरने की वजह से बहुत चोट आई होती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसी नदी के पास एक मछुआरा अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन नदी के पास उस मछुआरे की बेटी गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर राजकुमार पर पड़ती है। जब वो देखती है कि राजकुमार के सिर से बहुत सारा खून बह रहा है,
तो फिर वो लड़की जल्दी से राजकुमार को अपने कंधे का सहारा देकर उसे उठाकर अपने घर लाती है। उस लड़की का नाम नोरा है। पिताजी, ये आदमी मुझे अभी नदी के किनारे पर बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ मिला, इसलिए मैंने सोचा कि हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। नोरा के माता पिता उसके इस काम से बहुत खुश होते हैं, मगर वो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। फिर नोरा ही राजकुमार की मरहम पट्टी करती है। कुछ देर बाद राजकुमार को होश आ जाता है। जब राजकुमार खुद को वहां पर पाता है तो वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आया और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जब नोरा और उसके माता पिता राजकुमार के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये आदमी अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। घबराइए मत, आप तो मुझे नदी के किनारे घायल अवस्था में मिले थे, इसलिए मैंने आपको अपने घर में लाकर आपकी मरहम पट्टी की, जिससे आपको होश आ गया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या आपको अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा कि आप इस घायल अवस्था में नदी के पास कैसे आए? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं नदी के पास कैसे पहुंचा। अब तो सब सिर्फ धुआं धुआं लगता है। कोई बात नहीं, अब से आप यहीं रहेंगे और आपको अब से मैं जॉन कहकर बुलाया करूंगी। उस दिन से राजकुमार जैकब अपनी याददाश्त भूल जाने के कारण उस मछुआरे की बेटी नोरा के साथ रहने लगता है। नोरा राजकुमार का बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती थी और वो अपने हाथों से उसके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाकर खिलाया करती थी। इधर राजकुमार के युद्ध से न लौटने के कारण राजकुमारी लिली बहुत रोती है और वो खाना पीना भी बंद कर देती है। राजकुमारी को इस तरह से देखकर उसके पिता एलिजाह बहुत दुखी होते हैं। बेटी, जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर तुम इसी तरह से खाना पीना बंद कर दोगी, नहीं खाओगी, तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। इसलिए अब तुम राजकुमार को भूल जाओ, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रह गए अब, और उनके आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूं बेटी कि अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं पिताजी, मैं जेकब को जीते जी कभी नहीं भूल सकती। वह मेरा सच्चा प्यार है और उसको भूल पाना मेरे बस का नहीं है। पिताजी, अगर मेरे प्यार में सच्चाई होगी तो जेकब एक दिन जरूर लौट कर आएगा। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वह इस दुनिया में नहीं रहा। उसे मेरे पास जरूर आना होगा। जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाता तब तक मैं उसकी यादों में इसी तरह जीते रहूंगी। राजा के लाख समझाने के बाद भी लिली जैकब को नहीं भूल पाती और वो उसके आने का इंतजार करती रहती है। इधर राजकुमार जैकब नोरा के साथ जॉन बनकर अपना समय बिताने लगते हैं। वो हर दिन नोरा के साथ जंगल में जाकर खाना बनाने के लिए लकड़ियां काटते और फिर नदी के पास मछलियां पकड़ने भी उसके साथ जाते रहते थे। इस तरह वे अपना पूरा दिन नोरा के साथ ही बिताते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नोरा बहुत ही अच्छे दिल की और ईमानदार लड़की थी, मगर एक दिन जब राजकुमार लकड़ी काटने के लिए जंगल में नोरा के साथ गए होते हैं, तब लकड़ी काटते हुए राजकुमार का पैर फिसल जाता है और वे पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। पेड़ से गिरने के बाद राजकुमार के सिर में चोट लग जाती है, जिससे वे कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। राजकुमार को बेहोश देखकर नोरा राजकुमार के पास दौड़ कर जाती है। जॉन, आपको क्या हो गया है? नोरा जल्दी से राजकुमार के मुंह पर पानी डालती है। पानी डालने के बाद राजकुमार को होश आ जाता है। जब राजकुमार खुद को जंगल में देखते हैं तो वे अचंभे में पड़ जाते हैं। मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम कौन हो?
जॉन, आपको क्या हो गया? मैं नोरा हूँ। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा नाम जॉन नहीं, मेरा नाम जेकब है और मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे माफ करिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार जैकब की ऐसी बातें सुनकर नोरा की आंखें भर आती हैं। वो जान जाती है कि लगता है राजकुमार की याददाश्त वापस आ गई है। मेरा तो लिली इंतजार कर रही होगी। मुझे उससे शादी करने के लिए जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। मैं तो युद्ध में घायल हो जाने के बाद खाई में गिर गया था। फिर उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या आप मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकती हैं? क्योंकि लिली मेरे बिना बहुत परेशान हो रही होगी। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर नोरा बहुत दुखी होती है और उसका दिल टूट जाता है, मगर वो राजकुमार से अपने और उनके प्यार के विषय में कुछ नहीं बताती। ठीक है राजकुमार, मैं आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता देती हूँ। फिर राजकुमार नोरा को अलविदा कहकर एक नाव में बैठकर अपनी लिली से मिलने के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार जैकब के चले जाने के बाद नोरा बहुत रोने लगती है। इधर जब राजकुमार लिली के पास पहुंचते हैं तो राज्य के सभी लोग राजकुमार को देखकर हैरान हो जाते हैं और लिली उन्हें देखते ही खुशी से गले लग जाती है। मेरा इंतजार खत्म हो गया और आखिर तुम आ ही गए। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। मेरे प्यार की सच्चाई तुम्हें मेरे पास खींच लाई। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लिली की ऐसी बातें सुनकर जैकब अपनी बाहों में उसे भर लेता है। लिली को अपना प्रेम दोबारा मिल गया। हाँ लिली, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन के बाद लिली और राजकुमार की शादी हो जाती है और वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ग्रीन नाइट, हरा शूरवीर। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में ग्रेसन नाम के न्यायप्रिय राजा रहते थे। कुछ दिनों के बाद राजा को एक बेटी पैदा होती है, जिससे राजा बहुत खुश होते हैं। मगर अफसोस, बेटी पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, जिससे राजा को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। राजा अपनी बेटी इलियाना के लिए बहुत चिंतित रहने लगते हैं। इलियाना इतनी छोटी है, अब उसकी परवरिश कौन करेगा? उसकी माँ तो उसे छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के बाद राजा ग्रेसन अपनी बेटी की देखरेख के लिए एक दूसरी शादी कर लेते हैं। उनकी दूसरी बीवी का नाम एमा रहता है। शादी के बाद एमा इलियाना की देखभाल करने लगती है और इसी तरह इलियाना को भी माँ का प्यार मिलने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद रानी एमा एक बेटी को जन्म देती हैं। वे अपनी बेटी का नाम बेला रखती हैं। रानी की अपनी बेटी हो जाने के बाद एमा का प्यार धीरे धीरे इलियाना के लिए कम होने लगता है और अपनी बेटी बेला के लिए बढ़ने लग जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब रानी एमा को इलियाना से मन ही मन नफरत होने लग जाती है। एक दिन राजा ग्रेसन एक बहुत ही सुंदर हीरों से जड़ा हुआ ताज लाते हैं और उसे राजकुमारी इलियाना को पहना देते हैं। इलियाना उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटी, तुम हमारी बड़ी बेटी हो, इसलिए अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है तो फिर इस राज्य के कामकाज को तुम संभालोगी और इस राज्य के लोगों की सेवा करोगी। जब एमा यह सब देखती है तो वह जल के राख हो जाती है। वह एक दिन गुस्से से राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी 2 बेटियां हैं, इसीलिए आपको दोनों बेटियों को बराबर का हक देना चाहिए। एमा की ऐसी बातें सुनकर राजा ग्रेसन उसको समझाने लगते हैं। एमा, मुझे पता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, मगर अभी बेला बहुत छोटी है। उसमें अभी इतनी समझ नहीं कि उसको मैं राज्य के कामकाज के बारे में बताऊं। राजा की ऐसी बातें सुनकर एमा के मन में डर बैठ जाता है। लगता है महाराज उस इलियाना को अपने बाद सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं और मुझे और मेरी बेटी को कुछ भी हासिल नहीं होगा।
मुझे तो कुछ करना ही होगा। एक दिन एमा राजा को दूध में जहर डालकर पीने के लिए दे देती है। उस दूध को पीते ही राजा वहीं गिरकर मर जाते हैं। राजा के मर जाने के बाद एमा बहुत खुश हो जाती है। वो इलियाना को महल से बाहर निकाल देती है। अब तुम्हारे पिता तो इस दुनिया में रह नहीं गए, इसीलिए इस सिंहासन पर अब मैं बैठूंगी और तुम्हारे लिए अब इस महल में कोई जगह नहीं है, समझी? तुम यहाँ से चली जाओ। रानी एमा की ऐसी बातें सुनकर इलियाना रोने लगती है। फिर वह महल से दूर एक नदी के पास छोटा सा घर बनाकर उसमें अकेली रहने लगती है। एक दिन जब इलियाना नदी के पास अकेली बैठी होती है, तभी अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए बहुत ही घायल अवस्था में उस नदी के किनारे पर पड़ा है। अरे, यह इंसान तो बहुत ही घायल दिख रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इलियाना दौड़कर उस इंसान के पास जाती है और उसे अपने कंधों का सहारा देकर अपने घर के अंदर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। फिर कुछ देर के बाद उस इंसान को होश आ जाता है। आप कौन हैं और आप ऐसी घायल अवस्था में उस नदी के पास कैसे आए? मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम ग्रीन नाइट है। मेरी आंखों का रंग हरा और चमकदार होने के कारण मेरा नाम ग्रीन नाइट रखा गया। कल पड़ोसी राजा के साथ युद्ध में मेरे शत्रु ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं घायल होकर नदी में गिर गया और नदी की लहरों ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मेरी किस्मत अच्छी जो आपने मुझे अपने घर में लाकर मेरा इलाज कर कर मुझे मरने से बचा लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप कौन हैं और यहाँ पर अकेले क्यों रहती हैं? मैं एक राजकुमारी हूँ, मगर मेरे पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझे उस महल से निकाल दिया, इसीलिए अब मैं यहाँ रहती हूँ। इलियाना की ऐसी बातें सुनकर ग्रीन नाइट बहुत दुखी होता है। इलियाना ग्रीन नाइट को अपने घर में ही रखकर सेवा करती है और उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है। उसका इस तरह का व्यवहार देखकर राजकुमार उसको मन ही मन चाहने लगता है। कुछ दिन के बाद राजकुमार ग्रीन नाइट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और फिर वह अपने राज्य जाने के लिए सोचने लगता है। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मुझे अपने राज्य वापस जाना चाहिए। मगर तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की है, मुझे तुम्हारा ये व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। मुझे एक ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी जो कि सुख दुख में मेरा साथ दे। मैं तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ग्रीन नाइट की ऐसी बातें सुनकर इलियाना खुशी से झूम जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। तो ठीक है इलियाना, मैं अगली बार जब अपने राज्य से लौट कर आऊंगा तब तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। राजकुमार ग्रीन नाइट और इलियाना की शादी की खबर राज्य में फैल जाती है। जब इलियाना की शादी की खबर उसकी सौतेली माँ एमा को मिलती है तो वह गुस्से से पागल होने लगती है। हाँ, मैं यह शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उस राजकुमार की शादी अपनी बेटी बेला से करवाकर ही रहूंगी। एक दिन रात को रानी एमा कुछ आदमियों को भेजकर इलियाना के घर में आग लगवा देती है। जब इलियाना की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके घर में चारों तरफ आग लग रही है और वह पूरी तरह से फंस चुकी होती है। राजकुमारी इलियाना का शरीर आग की लपटों से झुलसने लगता है। उसी समय राजकुमार वहां पहुंच जाता है और यह सब वह देखकर घबरा जाता है। वह इलियाना को बचाने के लिए एक मोटा कपड़ा ओढ़कर अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूद जाता है और राजकुमारी को उस आग से बाहर निकाल देता है। राजकुमारी इलियाना के शरीर का बहुत सा भाग आग से झुलस गया होता है। फिर राजकुमार जल्दी से एक अच्छे वैद्य को बुलाता है। वह वैद्य रानी के जले हुए शरीर में औषधि लगाता है, जिससे कुछ देर बाद रानी राजकुमारी इलियाना के शरीर का झुलसा हुआ शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजकुमारी इलियाना के शरीर के दाग धब्बे नहीं खत्म होते, जिससे राजकुमारी बहुत ही कुरूप दिखने लगती है। जब राजकुमारी इलियाना अपना चेहरा आईने के सामने देखती है तो वह जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे, मेरे पूरे शरीर पर तो दाग धब्बे पड़ गए हैं।
अब राजकुमार मुझसे शादी कैसे करेंगे? ये क्या हो गया? जब राजकुमार को पता चलता है कि राजकुमारी को होश आ गया है तो वह दौड़कर राजकुमारी के पास उससे मिलने के लिए आता है। इलियाना उसके सामने नहीं आना चाहती। महाराज, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। अब मैं आपसे शादी करने के लायक नहीं रह गई हूँ। अब तो मैं आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए महाराज। इलियाना, लगता है तुमने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी सुंदरता से नहीं, बल्कि तुम्हारे सुंदर विचारों और व्यवहार के कारण तुमसे शादी करना चाहता था, जो कि तुम्हारे पास अभी भी है और हमेशा रहेगा। ग्रीन नाइट की ऐसी बातें सुन इलियाना की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। इलियाना शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर राजकुमार इलियाना से शादी कर लेता है। समय बीतने के साथ साथ राजकुमारी के शरीर के दाग धब्बे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। राजकुमार ग्रीन नाइट इलियाना खुशी खुशी रहने लगते हैं।